हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 100 का पार्ट 7 लेके आ गया हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करूंगा। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपके केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो आज मैं क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा, इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको प्रीवियस जेई में पूछे गए हैं। तो होप सो अपने सेशन के लिए ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो चलिए आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, बोल रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल। दैट मीन्स बच्चों, जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, वो दो रिएक्शन के लिए सेम है। फिर बोल रहा है नेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड रिएक्शन बाय 20 किलो जूल पर मोल। तो हमारा जो फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी से कितना एक्सेस कर रहा है, 20 किलो जूल पर मोल से। उसके बाद हमारा कह रहा है इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए। फिर आपसे पूछ रहा है देन ln K2 by K1 विल बी। तो बच्चों आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है ln K2 by K1। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन, आप लोग जानते हो कि हमारा अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है ना। अर्हेनियस इक्वेशन आप लोग जानते हो कि ये हमारा होता है K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये हमारा जनरल अर्हेनियस इक्वेशन होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन के लिए, जो आपका वैल्यू होगा वो K1 इज इक्वल टू A1 e टू द पावर माइनस EA1 बाय RT। क्योंकि टेम्परेचर दोनों रिएक्शन के लिए सेम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ T होगा। वैसे ही दूसरे रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो K2 होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू A2 e टू द पावर माइनस EA2 बाय RT। तो अब बच्चों क्या बोल रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन ऑफ सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि A1 जो है वो किसके इक्वल होगा, A2 होगा। तब हम लोगों को ln K2 by K1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि मान लो कि ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, K2 by K1। अब क्योंकि A1 इज इक्वल टू आपका A2 है, A1 इज इक्वल टू A2 हो गया, तो ये हमारा वैल्यू कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बचा वो बच्चों क्या बचा, e टू द पावर माइनस EA2 बाय RT डिवाइड बाय e टू द पावर माइनस EA1 बाय RT, है ना बच्चों। ये हो गया। अगर हम बात करें इस वैल्यू को, अगर हम ऊपर ले जाएं, तब हमारा क्या हो जाएगा, K2 by K1 इज इक्वल टू e टू द पावर। बच्चों जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये हो जाएगा EA1 माइनस EA2, है ना, और डिवाइड बाय RT, ई का पावर ये आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ ln का वैल्यू दे रखा है, यहाँ गिवन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बच्चों वहां एग्जामिनेशन में ln का वैल्यू दे रखा है। ln2 की जो वैल्यू होती है, ln10 की वैल्यू है, वो दे रखा है। ठीक है, ln10 का वैल्यू आपका दे रखा है वहां पे। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को बोथ साइड जो है बच्चों ln लेना है। ठीक है, तो जब आप दोनों साइड आप ln ले लोगे तो ln K2 by K1, क्योंकि आपसे पूछा भी है ln K2 by K1, दैट मींस हम लोग को ln ही लेना होगा बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम ln लेंगे तो बच्चों हम जानते हैं कि ln जब हम e पे लेते हैं तो जो पावर में होता है वो वॉल्यूम वैल्यू नीचे आ जाता है। तब ये क्या हो जाएगा, EA1 by EA2 by RT। ठीक है, तो बच्चों एक चीज आप देखो, यहाँ पे एक चीज दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड रिएक्शन बाय 20 किलो जूल। दैट मींस जो EA1 माइनस EA2 है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है, 20 किलो जूल पर मोल। बच्चों किलो जूल में दिया हुआ है, तो इसको हमको जूल में चेंज करना होगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे जूल में आ जाएगा, है ना। किलो जूल पर मोल से जूल पर मोल में आ जाएगा। आर की भी वैल्यू बच्चों दे रखा है 8.3,
तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8.3 और टेम्परेचर तो बच्चों 300 केल्विन दिया हुआ है, तो हम यहाँ 300 लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ln K2 बाय K1 जो है वो क्या आ जाएगा 200 8.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24.9। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट 25 के अप्रॉक्स है। अगर इसको अगर डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट बच्चों जो वैल्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है 8। तो आंसर जो बच्चों वो कितना आएगा 8 आएगा। तो ln K2 बाय K1 का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो बच्चों आज ये आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है ना बहुत आसान है। तो ऐसा देखा गया था कि जनवरी सेशन में बच्चों या उससे पहले वाले भी एग्जाम में जेईई मेन में आपसे एक्टिवेशन एनर्जी से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आप लोग जरूर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और आज का लेक्चर जरूर आप लोग जरूर से जरूर इसको अच्छे से देख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, खास करके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के लिए। तो जल्दी से बच्चों इस पहले क्वेश्चंस का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, ले लिया, वेरी गुड। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। आज ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, बोल रहा है द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन बिलो टू गैसेस रिएक्शन बिकम इक्वल टू। ठीक है, क्या बोल रहा है द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन टू रिएक्शन गैसेस रिएक्शन टू बिकम इक्वल टू। ठीक है, तो हमको वो टेम्परेचर बताना है जब आपका रेट कांस्टेंट जो हो जाए वो क्या हो जाए इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों को वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब आपका रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाए, मतलब K1 इक्वल टू K2 हो जाए, वो हम लोग को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो आप देखो K1 हमारा कितना दे रखा है 10 टू द पावर 6, उसके बाद e टू द पावर -30,000 बाय t ये दे रखा है। उसके बाद दूसरा K2 कितना वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर 4 10 e टू द पावर -24,000 बाय t, है ना बच्चों। अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब दोनों का रेट कांस्टेंट क्या हो जाए इक्वल। तो जब ऐसा दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 10 टू द पावर 4 e टू द पावर -30,000 बाय t। अगर हम इस वैल्यू से बच्चों अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 टू द पावर 6 की जगह क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 टू द पावर 2, और ये वैल्यू हमारा कट जाएगा। और इस तरफ अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 कट जाएगा, और जो वैल्यू जो बच्चों बचेगा जब ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6,000 बाय t। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बोथ साइड ln ले लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ln 10 टू द पावर 2, और अगर ln अगर यहाँ e के साथ लेते हैं तो बच्चों जो पावर में होता है वो वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000 बाय t, यहां तक ठीक है। अब देखो हम अगर आगे बात करें तो ये वैल्यू बच्चों अगर इधर हम लिखना चाहें, इस तरफ लिखना चाहें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 ln 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6,000 बाय t। तो बच्चों ये 2 से जो वैल्यू है ये कट जाएगा 3,000 से, तो बच्चों वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा ln 10 इज इक्वल टू 3,000 बाय t। ठीक है, और बच्चों ln 10 का वैल्यू आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 2.303 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3,000 बाय t। तो हमारा t का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3,000 बाय 2.303। तो बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा 1302, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 1302 केल्विन के आसपास। आप इसको खुद से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का कि एग्जैक्ट में कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो होप सो ये आपको सोल्यूशन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी से है ना काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो और इस तरीके के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो हो सकता है क्वेश्चंस आपके बहुत लेंदी हो, लेकिन आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पहले पढ़ोगे, फिर कोशिश करना उसको ढंग से एनालाइज करने का, तो क्वेश्चन बच्चों जरूर बनेंगे। क्वेश्चन लेंदी होने से जरूरी नहीं कि वो हार्ड होगा, क्वेश्चन कभी कभी लेंदी होता है, जितना ज्यादा डेटा गिवन होता है उसको सॉल्व करना उतना आसान होता है ना। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आज तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बहुत बच्चे, इसमें है ना स्टेटमेंट क्वेश्चन है और ये भी अरेनियस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, फैक्टर e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी करस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन ई ए। बच्चों जो आपका जो टर्म होता है e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शंस of molecules which have energy equal to or greater than activation energy, ठीक है, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पे लेकिन बोल रहा है लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर लोअर द ईए फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों जितना वैल्यू ईए का कम होगा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा। देखो बच्चों के का वैल्यू होता है e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। तो E का वैल्यू जितना कम होगा तो E का पावर बिकम उतना लेस, कम नेगेटिव होगा। तो जब कम नेगेटिव होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है, उतना कम होगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स हमेशा याद रखिएगा एक बात, लोअर द वैल्यू ऑफ E, लोअर द वैल्यू ऑफ E क्या होगा, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट है ना। तो जब उसके बाद बच्चों थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये स्टेटमेंट मैंने एकदम एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर जब भी हम लोग बढ़ाते हैं एवरी 10 डिग्री सेल्सियस में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो ये भी बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बच्चों क्या बोल रहा है, प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विच स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर। तो बच्चों चलो देख लेते हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू होता है log at base 10 k इज इक्वल टू log at base 10 a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। तो बच्चों ये हमारा स्लोप बताता है माइनस ई ए बाय 2.303 आर, लेकिन यहां बच्चों सिर्फ माइनस ई ए बाय आर टी आर दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू होता है लॉग के वर्सेस 1/t का, उसका बच्चों जो स्लोप होता है, जो स्लोप का वैल्यू होता है वो होता है माइनस ई ए बाय 2.303 आर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया, लेकिन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों बी एंड सी है। तो बी एंड सी हमारा ऑप्शन किस में बन रहा है, सी ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अप्रैल सेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है। ले लिया, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, ठीक है। फिर बोल रहा है द टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन आर t 1/8 एंड t 1/10 रिस्पेक्टिवली। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 1/8 बाय 1/10 इज इक्वल टू 10। तो देखो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका बोल दिया है कैसा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोगों की एक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी।
log at base 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। तो बच्चों पहला जो आपका जो कंसेंट्रेशन बोल रहा है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन का आपका कितना बोल रहा है वैल्यू, टी 8 हो जाता है और टी 1/10 हो जाता है, मतलब एक वैल्यू 1/8 हो जाता है और 1/10 हो जाता है इनिशियल कंसेंट्रेशन का। मतलब जो इनिशियल कंसेंट्रेशन का एक जो वैल्यू होगा वो N0/10 होगा। ठीक है, तो N0/10 होगा, तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग एट बेस 10 ए नॉट, और एक वैल्यू हो जाएगा A0/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग एट बेस 10, तो A0 कट जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक तो 1/10 हो गया और एक बच्चों क्या है आपका 1/8 है ना। तो 1/8 अगर हम ले लेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू, ठीक है, K इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा 2.303 बाय टी लॉग एट बेस 10 A0/8 हो जाएगा। यहां पे A0 कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग एट बेस 10, और ये वैल्यू कितना आ गया ऊपर में 8 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें क्या है डिवाइड करना है। तो एक बच्चों एक बात बताओ, एक आपका दिया हुआ है 1/8 एंड दूसरा 1/10, उसके बाद बच्चों इसको क्या करना है, दोनों वैल्यू को आपको डिवाइड करना है। मान लो कि एक वैल्यू आपका स्टार्टिंग वाला ये K2 था और ये K1 था, तो जब हम K1/K2 करेंगे, है ना, जब हम लोग K1/K2 करेंगे बच्चों, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपका कट जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू आपका कट जाएगा। ठीक है, तो जब ये वैल्यू कट जाएगा, सिर्फ 2.303 वैल्यू कट जाएगा, तो वैल्यू बच्चों आपका क्या बच गया, आपका एक तो ध्यान दोगे, है ना, दोनों का अलग भी है ना, इसको भी लिख लो, ये कितना है, ये 1/10 का था, तो ये T 1/10 का वैल्यू था K2 वाला, और ये वाला क्या था, T 1/8 का वैल्यू था। ठीक है, तो इसमें एक चीज बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन इनिशियल फॉर 1/8 एंड 1/10 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये वैल्यू दिया। पहले बच्चों यहां तक पहले आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, नोट हो गया सभी का, चलो तो नोट हो गया। तो उसके बाद देखो बच्चों क्या बोल रहा है, यहां पे बच्चों है ना K1 K2 दोनों का रेट कांस्टेंट तो सेम ही होगा कि इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, यहां पे आपको ये नहीं करना है, यहां पे K दोनों का है ना सेम ही होगा, लेकिन आपका जो वैल्यू है वो तो अलग होगा। एक तो आपका एक T 1/10 है और एक T 1/8 है, और K दोनों का सेम हो गया, K दोनों का कैसा हो गया, सेम हो गया, तो K को भी हटा देते हैं, है ना। इसको आप ऐसे कर दो, एक वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको अगर हम लिखना चाहें T 1/8, तो बच्चों ये जो वैल्यू आएगा ये 2.303 बाई K, ये वैल्यू आपका क्या आ गया, log एट बेस 10 8 आ गया। अब बच्चों ये वाला जो वैल्यू है आपका वो क्या है, T 1/10 है ना, तो ये क्या हो गया 2.303 बाय आपका K log एट बेस 10, और ये कितना था यहाँ पे 10 था, क्योंकि आपको इसका वैल्यू निकालने बोला है ना, रेट कांस्टेंट क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो दोनों का सेम ही होगा, तो K और K। तो जब हम डिवाइड कर दे किसको, इन दोनों को, T 1/8 बाई T 1/10 की वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा log एट बेस 10 8 बाई log एट बेस 10 10। तो बच्चों ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, है ना, और ये जो बच्चों वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर हम पावर की बात करें तो 2 की पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ऐसे देख लो ध्यान से, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, log एट बेस 10 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो बच्चों वापस ये जो वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा log एट बेस 10 2, और जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 से मल्टीप्लाई, log एट बेस 10 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, देखो दे भी रखा है 0.3, तो जब आप यहाँ 0.3 लिखोगे तो यहाँ कितना आ गया 0.9 आ गया। तो बच्चों लेकिन पूछा है T 1/8 बाई T 1/10 इंटू 10, तो जब आप क्या करो यहाँ पे T 1/8 बाय T 1/10 है ना,
अब इसकी वैल्यू कितना है 0.9, तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आंसर। तो बच्चों वैल्यू कितना आ गया इसका 9 है ना, तो यहाँ कितना आ गया आंसर 9। तो देखो बच्चों इस तरीके के सवाल कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया था दोनों के लिए, तो रेट कांस्टेंट आपको इक्वली रखना था, है ना, K1 K2 नहीं करना है, K और K ही रखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, काफी आसान सवाल है। 1 2 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है और वो भी आपका फिर से एक्टिवेशन एनर्जी पे ही बेस्ड सवाल है। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस ग्राफ को एनालाइज करोगे तो बच्चों ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है बैकवर्ड रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बैकवर्ड रिएक्शन को। सिर्फ E1, E1 किसको रिप्रेजेंट करता है? बैकवर्ड। और बच्चों E1 प्लस E2, जो आपका E1 प्लस E2 होता है, E1 प्लस E2 होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। E1 प्लस E2 किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखोगे बच्चों यहां पे रिएक्टेंट का एनर्जी कम है कंपेयर टू द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है क्योंकि यहां पे बन रहा है। तो जब प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? लेस होगी देन कंपेयर टू द रिएक्टेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपसे पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेना है कि वहां करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट। ये तो बात ठीक है कि रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट है, लेकिन E1 E2 जो है आपका बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया। फिर बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, ये तो बात सही है, लेकिन बोल रहा है द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। नहीं, प्रोडक्ट जो है लेस देन है, ठीक है, स्टेबल देन द रिएक्टेंट, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है ना प्रोडक्ट की, किससे? रिएक्टेंट से। उसके बाद बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, ये तो बात ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, ये बात ठीक है, पर ये बात गलत है, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो जो सिर्फ E1 होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, E1 प्लस E2 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिपेंड करता है, और क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो वो बिकम लेस स्टेबल है देन द रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवाल है ना कई बार देखने को मिलते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हो गया नोट डाउन सभी का? चलिए अब आगे देखते हैं। चले, ओके। तो ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चों ग्राफ बेस्ड सवाल भी बहुत बार देखने को मिलता है जेई मेंस में। किसी सेशन में काफी इजी भी सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी सेशन में कभी बच्चों हार्ड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेशन में एग्जाम है। लेकिन हमें हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करना है और हर तरीके के क्वेश्चन को भी बताना है। जरूरी नहीं कि जो आसान है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे उसमें भी गलती करते हैं। देखिए आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मोस्ट एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा AT जो होता है, जो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन होता है, वो होता है A0 माइनस KT, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कंसेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज करता है और स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट और टाइम का दिया हुआ है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहता है टाइम के साथ, ये तो गलत हो गया। रेट बोल रहा है कांस्टेंट होता है टाइम के साथ, तो ये भी गलत हो गया, है ना। ये रेट बोल रहा है आपका एक इनवर्सली डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो ये भी गलत। फिर क्या बोल रहा है, जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो वो हमारा ग्राफ बिल्कुल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सही बता रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन, मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन होता है बच्चों टाइम का रिस्पेक्ट में क्या होता है? डिक्रीज करता है ना। और ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भले बहुत आसान है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 क्या है, इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो बच्चों जो टी हाफ होता है वो क्या होता है 0.693 बाई के होता है। तो ये जो होता है कंसेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है, चाहे कंसेंट्रेशन घटे चाहे बढ़े, हमेशा हाफ लाइफ क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो बच्चों ये ग्राफ तो बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और ग्राफ दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर का है। तो बच्चों जो फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि जो k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग एट बेस 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। मतलब यहाँ आर बाय आर नोट है, मतलब यहां पे आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो हमारा होता क्या है इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, लेकिन यहाँ आर बाय आर नोट है ना बच्चों, तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। तो अगर इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो बच्चों जो k का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा -2.303 बाई टी, ये क्या हो जाएगा लॉग एट बेस 10 आर टी बाय आर नोट, ये ग्राफ हो जाएगा। हमको पूछा किसका, इसका ग्राफ पूछा है। तो अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं लॉग एट बेस 10 आर बाय आर नोट, है ना, ये रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन एनी टाइम पे। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2.303 बाय, ये जो है नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा -KT बाय वैल्यू क्या आएगा 2.303, ये वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों माइनस स्लोप क्या आ रहा है -K/2.303 आ रहा है, K/2.303 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो स्लोप बन रहा है वो गलत बन रहा है। स्लोप कैसा होगा नेगेटिव डिक्रीजिंग वे में, तो मतलब ये वाला ग्राफ तो गलत हो गया, है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 तो आपका गलत है। तो सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि यहां पूछा क्या है, यहां रिमेनिंग कंसेंट्रेशन बाय इनिशियल है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप कैसा आ गया नेगेटिव, स्लोप कैसा होगा नेगेटिव, तो ये ग्राफ बिल्कुल गलत है। चलिए, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सही कर लो, यहां पे आ जाएगा 3s2। ठीक है, तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 5Br माइनस एक रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें Br2 बन रहा है। बोल रहा है बोथ द रिएक्शंस स्टार्टेड एट 10 AM। ठीक है, दोनों रिएक्शंस जो है एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है 10 बजे। फिर बोल रहा है द रेट्स ऑफ दिस रिएक्शन एट 10:10 AM 10। ठीक है, 10:10 पे या AM पे दोनों का सेम है, रेट दोनों का सेम हो जाता है, समझ रहे हो, रेट दोनों का सेम है, रेट कांस्टेंट। फिर पूछ रहा है वैल्यू जो है माइनस डेल्टा Br माइनस बाई डेल्टा टी, आपका 10:10 पे दे रखा है वैल्यू। ठीक है, इसका मोल पर लीटर पर मिनट। फिर बोल रहा है द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट 10:10 AM इज, इतना कंसेंट्रेशन भी ए का दे रखा है। ठीक है, ए का। फिर बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब इस इक्वेशन का रेट कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है। तो पहला बच्चों अगर हम रिएक्शन लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेटमेंट 2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि हमको सिर्फ इससे मतलब है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों क्या होता है 1/5 डेल्टा Br माइनस बाई डेल्टा टी, और बच्चों इसकी वैल्यू दे रखी है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस के साथ। तो ये कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। तो जब हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, मतलब 4 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 10⁻⁵। तो रेट ऑफ रिएक्शंस तो बच्चों हम लोगों को निकल गया। ठीक है, और क्योंकि ये तो बोल दिया रेट ऑफ दिस रिएक्शंस दोनों का कैसा सेम है, तो पहला बच्चों दे रखा है, देखोगे ए से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, ए से रिएक्टेंट से मेरा क्या बन रहा है प्रोडक्ट, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा के ए।
अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तब उसमें हम लोगों को वैल्यू किसका बोला, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का पूछा है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों हमारा दिया हुआ है, निकाला है हमने कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, इंटू के, और ए का कंसेंट्रेशन बच्चों दे रखा है कितना, 10 टू द पावर -2। तो यहां से के की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 बाई 10 टू द पावर -2। तो ये जब पावर ऊपर जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये आपका आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चंस भले कितना भी लेंदी हो, कितना भी देखने में डिफिकल्ट हो, लेकिन जितना लेंदी क्वेश्चन होता है उसके सॉल्यूशन उतना आसान होता है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन में डेटा भी अच्छे से गिवन होता है। तो इस बात का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में पुट कर दिया सेकंड का, क्योंकि यहाँ बोल दिया था द रेट ऑफ दिस रिएक्शंस एट 10:10 पे क्या है आपका, 10:10 AM पे क्या है, सेम है, इसलिए मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ इक्वेट कर दिया। और आपसे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में फर्स्ट रिएक्शन का जो है ना, आपसे के पूछ रहा था रेट कांस्टेंट का वैल्यू, जो कि मैंने फाइंड आउट कर दिया है। तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3, जल्दी से सब लोग लेंगे, ठीक है, ले लिया, वेरी गुड। चलिए तो आज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दोगे। बोल रहा इन अ रिएक्शन A प्लस बी से C, initial concentration of A and B are related as A naught is equal to 8 B naught. The half life of A and B are 10 minutes and 40 minutes respectively. If they start to disappear at the same time, both following first order kinetics. फिर बोल रहा how after how much time will the concentration of both reactants will be same. तो ये भी बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार ट्राई करिए खुद से। मैं 1 मिनट का पॉज ले लेता हूं, ठीक है। चलिए अगला मैं खुद बनाता हूं, ठीक है बच्चों। देखो एक रिलेशन दे दिया है, क्या बोल रहा है, A नॉट इज इक्वल टू 8 B नॉट, है ना, ये दे रखा है। तो बच्चों हम लोगों को एक चीज तो पता है, और एक क्या पता है कि आपका हाफ लाइफ कब, एक 10 मिनट दिया हुआ है, एक 40 मिनट दिया हुआ है, दोनों का। तो एक आपका दे रखा है, किसका, दोनों का, एक ए का और बी का, दोनों का एक 10 मिनट दे रखा है और एक 40 मिनट का दे रखा है। तो अगर मैं लिखूं तो जो टी हाफ है किसका, ए का, टी हाफ ए का कितना है 10 मिनट, और टी हाफ बी का दे रखा है 40 मिनट। और क्योंकि दोनों रिएक्शन कैसा बोल रहा है, देखोगे A and B related है, ये देखा, the half life of A and B are 10 minutes if they start to disappear at the same time following the first order kinetics. ये तो बोल दिया रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि T हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, ln2 बाय आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे Ka जो आएगा वो कितना आएगा, पहला का जो K है वो आ जाएगा ln2 बाय कितना दे रखा है 40 मिनट, ठीक है। दूसरा का के बी कितना आ जाएगा, है ना, दूसरा का, पहला का तो 10 मिनट है, पहला का 10 मिनट है। अब ध्यान दो, पहला का कितना है 10 मिनट और दूसरा का कितना दे रखा है ln2 बाय 40 मिनट। के और के बी तो हमारा पता है, ये दे रखा है। और बच्चों हम लोगों को एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, A इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, दोनों के लिए अलग अलग अगर हम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया A नॉट इक्वल टू 8 B नॉट बोल दिया है, उसके बाद बोल रहा है इस रिलेशन में द हाफ लाइफ ऑफ A एंड B दे रखा है, respectively if they start to disappear at the same time what following first order kinetics, after how much time will the concentration of both reactant बोल रहा है सेम हो जाएगा, दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा आफ्टर टी टाइम सेम हो जाएगा। मतलब ए टी जो कंसेंट्रेशन है दोनों का फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसका हो जाएगा, बी टी, ठीक है। ये बोल दिया, मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में बच्चों हम क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन में लिखेंगे
ए नॉट ई टू द पावर माइनस के ए बाय के टी, ठीक है, के ए टी। और दूसरा इक्वेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, बी नॉट, क्योंकि दूसरा रिएक्शन बी है तो उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन बी नॉट होगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के बी टी, ठीक है। अब एक रिलेशन बच्चों दे रखा है ए नॉट इक्वल टू 8 बी नॉट, तो यहां पे हम अगर रख दे 8 बी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के ए टी इज इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस के बी टी। तो बच्चों बी नॉट कट जाएगा, है ना। अब इस वैल्यू को अगर हम इधर ले जाएं और 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के बी टी प्लस ये वैल्यू इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे जरा ध्यान दोगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, के ए टी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोथ साइड एल एन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, एल एन 8 इज इक्वल टू, एल एन लेने से बच्चे पावर का नीचे आ जाता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, के ए टी माइनस के बी टी, यहां तक ठीक है। अब हम बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ln 2 की पावर 3, और बच्चों यहां पे एक चीज बताओ, के ए का वैल्यू दे रखा है ln 2 बाई 10, तो यहां लिख दो ln 2 बाय 10, ठीक है। और केबी का बच्चों दे रखा है ln 2 बाई 40, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ln 2 बाय 40, ये तो मेरा आ गया, ठीक है। अब देखो इधर मैं लिखता हूं इस तरफ, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ln 2 इज इक्वल टू, यहां पे तो बच्चों और t भी दोनों का साइड था, तो यहां t को मैंने कॉमन ले लिया। अब बच्चों ln 2 कट जाएगा, तो बच्चों हम इसको पहले ऐसा करते हैं, ln 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ध्यान दो, है ना, इसको लिखने से पहले आप देख लो, यहां पे बच्चों ln 2 और ln 2 कट जाएगा, तो इधर बच्चों जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 बचेगा इस तरफ, और इस तरफ क्या बचेगा, t, और अंदर में क्या बचेगा, 1/10 माइनस 1/40, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू टी, है ना, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3/40, 3/40। तो बच्चों यहां से 3 और 3 कट गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 40 मिनट। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया, 40 मिनट। तो ये जो टाइम निकला कितना निकल गया, 40 मिनट। तो बच्चों कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करना है, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आते हुए भी आप वहां पे गलती कर दोगे। इसलिए इस इक्वेशन को आप बहुत आराम से देखना, बहुत प्यार से सवाल को बनाना है, पहले खुद से बनाओ, पहले वीडियो एक बार देख लो, फिर आप खुद से भी बनाने का कोशिश करोगे। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। तो बच्चों आज का इतना ही क्वेश्चन था आज हमारा, ठीक है। टोटल आज मैंने केमिकल काइनेटिक्स के ही क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आज गो थ्रू करो अच्छे से, वीडियो को देखोगे, है ना, उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए अपने सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस काफी सिंपल भी थे, मॉडरेट भी थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे। खास करके एक्टिवेशन एनर्जी का जो पार्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 8 लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।